तो मैं यानी कि रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और दमदार, मजेदार, खतरनाक, तहलका मचाने वाली वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि रोशन भैया आपने मैप करवा दिया, कार्टून भी करवा दिया, टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दिया, है ना। इतनी मेहनत तो की आपने, इतनी सारी वीडियो हमें प्रोवाइड करा दी, बस एक वीडियो बना दो सैंपल पेपर के ऊपर, जिससे कि हमें पता लग सके कि भैया हमारे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करें, क्या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या आंसर लिखे कि हमें पूरे नंबर मिल सके भैया, ये भी बताते हुए चलो। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो भाई मेरे से रहा नहीं गया और आपके प्यारे रोशन भैया आपके सामने हाजिर है सैंपल पेपर की वीडियो को लेकर, ठीक है जी। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा भाई, सीधा सैंपल पेपर की बात करूंगा मैं, है ना जी। आ जाओ अपने सैंपल पेपर पे, आ जाओ मेरे बच्चों। तो देखो मेरे बाबू, मेरे सोना, अगर वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दिमाग की बत्ती को, दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो और सारी चीजों को समझते हुए चलो। और एक वीडियो को लाइक कर देना और एक बार बस शेयर भी कर देना और एक कमेंट डाल देना फायर वाली इमोजी के साथ कि हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में आपसे, है ना। बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब चलो ठीक है, तारीफ कर देना थोड़ी। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आप देखो सबसे पहले आपको ना पेपर के पैटर्न को समझ लो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 मिनट में सारी चीजें बता दूंगा। देखो सबसे पहले आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, हमारा जो मिड टर्म का एग्जाम होगा वो होगा हमारे 80 मार्क्स का, है ना जी। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितने होने वाले भाई, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपका जो पेपर होगा वो 5 खंडों में बटा हुआ होगा, 5 सेक्शन में बटा होगा, है ना। सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए में आपको टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि 1 मार्कर रहेंगे। सब में ऑप्शन होगा आपको, है ना। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। तो आसान होते हैं भाई, 12 नंबर ले लेंगे हम आसानी से। उसके बाद देखो अगले में आ जाओ आप, 13 से लेके 18 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो ये 2 नंबर वाले होते हैं, मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 शब्दों में आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का है तो 2-3 पॉइंट लिख दो, बहुत है भाई, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ 19 से लेके 23, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 नंबर को कैरी करेगा भाई। ये है हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 100 शब्दों में आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको प्रेजेंटेशन के साथ खेलना होता है, आपको दिखाना होता है कि वास्तव में आपको सही आंसर आता है और आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव आंसर लिखते हो तो 4 में से 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रश्न संख्या हमारा जो 24 से लेकर 26 है ना, ये किस पर आधारित रहेगा, एक पैसेज होगा, हलवा पैसेज होता है भाई, करवाने की भी ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं होगी, आसानी से कर लोगे तुम लोग। कार्टून की वीडियो दे दिया है, सारे कार्टून करवा दिया, उसी में से कार्टून आएगा भाई, 4 नंबर फिक्स कर लेना। मानचित्र फ्री के नंबर है 4 नंबर, एक ही मानचित्र है, द्विसंधात्मक विधायिका वाले राज्य, है ना। कौन से 6 राज्य के नाम आपको पता होना चाहिए। मैप की वीडियो भी बना दिया हूं, सब कुछ बता दिया है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि भैया 2 मिनट का मैप का वीडियो आपने 16 मिनट खींच दिया। मेरे दोस्त, उस मैप में मैंने आपको 6 लोकेशन तो बताए हैं, साथ ही साथ आपको पूरे 28 राज्यों के लोकेशन भी बता रखे हैं। बाई चांस मान लो किसी दूसरे राज्य के लोकेशन पूछ ले तो फंस जाओगे ना तुम यार। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको पूरे 28 राज्य के लोकेशन भी बताए हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। लेकिन कुछ मूर्ख बालक होते हैं ना, तो उनको क्या बोल सकता हूं मैं, अगर सुन रहा होगा वो तो शर्मा जाएगा। उनको जरा, ऐसे बच्चों को भाई तुम लोग बता दो कि ऐसे कमेंट वगैरह फालतू के ना करे भाई, है ना भाई। कुछ भी सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। जाके इससे बढ़िया भाई मेरे दोस्त, तुम ना मेरे चैनल पे पढ़ने मत आओ। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे दोस्त जाओ शॉर्ट देखो, रील्स देखो। कहाँ आए हो यहाँ पे वही बच्चे यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं भाई, आधे घंटे की वीडियो देखते हैं, 1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो मैंने बनाई है। दम लगता है, स्टाइमिना लगता है, 1 मिनट की वीडियो बना के नहीं निकल जाता मैं। 1.5 घंटे की वीडियो बनाने के लिए भाई चाहिए, समझ गए, चाहिए। हाँ चलो आगे देखो, ये हो गया हमारा मानचित्र आधारित क्वेश्चन, भी एक रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। अब आ जाओ सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा भाई 27 से लेके 30 तक, यानी कि 27, 28, 29 और 30। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 6 मार्क्स वाले होते हैं भाई, 6 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा बच्चे जो मार्क्स गवा देते हैं इसी क्वेश्चंस में, इन्हीं क्वेश्चन में गवाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है किस तरीके से 6 नंबर के क्वेश्चन को करना है कि पूरे नंबर दिए जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो को देखना, लास्ट तक देखोगे, जब 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे कि आपको पूरे नंबर एग्जामिनर
दे देगा, जेब में भर लेना। बहुत सारे बच्चे तो पास होने के लिए आए ना यहाँ पे, पास तो हो ही जाओगे यार। मेरे चैनल से जुड़ गए तो पास होने का टेंशन लो ही मत। मैं तो चाहता हूं कि मेरे चैनल पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे के 90 प्लस आए, 90 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है जी। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई देखो 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको आंतरिक विकल्प देखने को मिलेगा, यानी कि अथवा में क्या होगा, एक और क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो 6 नंबर वाले की यही खासियत है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है जी, समझ गए। अब वहां पे आपको क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे ना, तो आपको ना इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब सीधा हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, कर दूं शुरू भाई, शुरू कर दूं। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है वीडियो को, और फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट, यस भैया, फटाफट शुरू करो हमारे एमसीक्यू पैटर्न को। तो 12 एमसीक्यू रहेगा। सबसे पहला एमसीक्यू मेरे दोस्त क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, कितनी अनुसूचियां है, ठीक है, वर्तमान में पूछा है। देखो एक है हमारा मूल संविधान, मूल संविधान। अबे भैया ये मूल संविधान का मतलब क्या है, मूल संविधान का मतलब है कि जो 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। तो उस समय हमारे देश में आपको पता है कितने अनुच्छेद थे भाई, कितने अनुच्छेद थे टोटल, हमारे 395 अनुच्छेद थे। अभी मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, यहां से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए समझ लो इसको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजों को समझते हुए जाओ। अनुच्छेद उस समय थे 395, है ना। भाग की बात करूं तो भाग टोटल कितने थे, भाग थे 22, ठीक है जी। अगर अनुसूचियों की बात करूं तो अनुसूची थे टोटल आपके 8, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखो अनुच्छेद की मैं बात करूं तो लगभग जो गूगल अगर आप करेंगे तो आपको 448 देखने को मिलेगा, ज्यादातर साइट पे आपको 448 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे वर्तमान समय में, ठीक है जी। भाग की बात करूं तो 22 से हो गए हैं 25, कितने भाग हो गए हैं मेरे दोस्त, 25 भाग हो चुके हैं। अनुसूचियों की बात करूं तो 8 से हो चुके हैं 12, ठीक है जी। अनुसूचियां कितनी हो चुकी है, 12। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 12, ठीक है जी। रहेगा याद सबको, कितने अनुच्छेद है, मतलब मूल संविधान में 395, अभी 448 है, भाग थे 22, हो गए हैं 25, अनुसूचियां थी 8, हो गए हैं 12। रहेगा सबको याद। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है भाई, किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेके 40, 12 से लेके 40, 12 से 35 या फिर 12 से 30। अब भैया बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमने एनसीईआरटी बुक में तो कुछ और पढ़ा है, यहां कुछ और दे दिया है। एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 14 से लेके 32, अनुच्छेद 14 से लेके 32 में क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये तो एनसीईआरटी कहता है मेरे दोस्त, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि 12 से लेके 35 में है ना, 12 से लेके 35 अनुच्छेद में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्टार्टिंग के कुछ अनुच्छेदों में उसकी परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है, कैसे लागू किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में दे रखा है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो, लेकिन अनुच्छेद तो है भाई, ठीक है, 2 अनुच्छेद है, लेकिन आपने एनसीईआरटी बुक में 14 से 32 दे रखा है। तो अगर 14 से 32 वाला ऑप्शन होता तो आप उसी के साथ जाते, लेकिन क्योंकि 14 से 32 नहीं दे रखा है तो सही हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 से लेके 35, ठीक है। गूगल भी करोगे, गूगल पे भी आपको यही देखने को मिलेगा, और बाकी और भी आप बड़े लेवल पे पढ़ोगे ना भाई, कॉलेज में जाओगे ना तो यही पढ़ाया जाएगा, 12 से 35 अनुच्छेद ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार शब्द से ही समझ में आता है कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो आयोग है वो काम करती है ना। इस आयोग का गठन कब किया गया, 1990 में, 91 में, 92 में या फिर 93 में। अगर बच्चे आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बिल्कुल
मिलजुल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो बताते हुए चलो, और मजा आएगा ना भाई, और चीजें तुम्हें याद होता हुआ चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई क्या आंसर है। मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन हुआ वो 1993 में हुआ था। ठीक है जी, 1993 आपका क्या हो जाएगा, 1993 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऊपर का स्क्रीन भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोन हमारा सही सेट है ना? हाँ बिल्कुल, लगभग दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इच नहीं है। चलो जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसके वह योग्य नहीं है, तो अदालत उसे किस रेट के तहत कार्य करने से रोक देता है? योग्य नहीं है मतलब मान लो कि आपको किसी ऐसे पद पे नियुक्त कर दिया गया है जिसपे आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार है ही नहीं, तो न्यायालय किस रीट, यहां पे कुछ रीट के नाम दे रखे हैं, किस रीट के तहत आपको अयोग्य घोषित करेगा, है ना? तो अधिकार परीक्षा बोलते हैं उसको, अधिकार परीक्षा। मतलब कि वो आपके अधिकार से बाहर का काम है, वो आप काम के योग्य नहीं हो, भाई निकल जाओ यहां से, ये कहेंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको पता है कैदियों से जुड़ा हुआ है भाई, कैदियों से जुड़ा हुआ है। परमादेश मतलब कि ऊपर से आदेश आता है निचली अदालतों को, है ना, निचले अधिकारियों को मतलब कहीं ना कहीं ऊपरी अदालत से या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से अधिकारियों को आदेश आता है। निषेध आदेश मतलब कि मना कर देना, मना कर देना, यानी कि जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को किसी काम को करने से मना कर देती है, ऐसे काम को करने से मना कर देती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उसको निषेध आदेश कहते हैं, मना कर देना। निषेध का मतलब ही क्या होता है, मना कर देना। परमादेश का मतलब होता है ऊपर से आदेश आना। ठीक है जी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा, अधिकार परीक्षा, कि भैया ये तेरे अधिकार क्षेत्र में काम नहीं आता, तू मत कर, चल निकल, आगे बढ़। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और कारण वाले दो क्वेश्चन दिखेंगे मेरे दोस्त, दो क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया दे दो, कुछ दिमाग दे दो, कुछ बातें बता दो। देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में आपके 2 नंबर फिक्स है, मैं बता देता हूं कैसे। देखो, आपको सबसे पहले अभिकथन को ध्यान से पढ़ लेना है, फिर कारण को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हुए आपको देखना है कि क्या अभिकथन सही दे रखा है, क्या कारण सही दे रखा है, ये पढ़ लो। उसके बाद देखो कि क्या दोनों में रिलेशन बन रहा है। अगर जो रिलेशन बनता है वो नजर आएगा तो हमेशा एक ऑप्शन जो होता है ना, वो हमेशा सही होता है ज्यादातर, कि ए यानी कि अभिकथन और आर यानी कि कारण, है ना। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ना यही ऑप्शन सही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि दोनों कारण और अभिकथन में रिलेशन बनते हुए देखो कि कोई रिलेशन बन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ले सकते हो इसमें। चलो अब देखो मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे इसमें आपको बिल्कुल सही आंसर बताता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो भारत में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया है, यानी कि चुनाव में किसी चुनाव क्षेत्र में अगर कोई बंदा जो है, जो प्रत्याशी है, एक वोट से भी आगे हो जाता है तो वो जीता हुआ माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो कारण देखो क्या दे रखा है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तथा इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति से अपना लिया गया। थोड़ा सा लाइन मिसप्रिंट हो गया है मेरे दोस्त, मतलब कि भारत जो था वो विशाल का देश था, इसीलिए हमने फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपना लिया। तो ये भी सही बोल रहा है भाई, और दोनों में रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है ना मेरे दोस्त। दोनों में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की ही तो बात हो रही है ना। दोनों में किसकी बात हो रही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो सार्वत्रिक मत से जीत प्रणाली है, उसके बारे में बात होने लग रही है। तो इस अकॉर्डिंग मैं कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन का कि भैया कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। खत्म, चलो भाई खत्म, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम से एक दिन पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बता देना, ठीक है, कितने बच्चे हैं। और उनके लिए भाई एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग रेगुलर, एज ए रेगुलर स्टूडेंट आप मेरे चैनल से जुड़ो। यहाँ पे मैं चैप्टर्स की वीडियो आपको देता हूं, आपको मैंने एनिमेटेड वीडियो दे रखा है,
है ना, लगातार कुछ ना कुछ बेहतर हम आपके लिए कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम जो है वो आपके लिए लगातार बेहतर करने लग रही है। तो पूरी टीम को सपोर्ट करो, सबसे बेहतर टीम, मैं कोशिश यही करता हूं कि बेहतर से बेहतर टीचर की एक पूरी टीम मैं बना दूं आप सभी के लिए, ताकि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो सके। आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे आओगे तब भाई इस टीम को चलाना मुश्किल हो जाएगा ना मेरे दोस्त। तो बीच में हम अगर चैप्टर्स की वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ नई वीडियोस लेके आ रहे हैं, उसको भी देखिए, जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिला है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन क्या है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। भाई कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान को हम उधार का थैला कहते हैं। अब देखो कारण क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान में कई देशों से लिए गए उनके संविधान के नियम कायदे कानून है। मतलब कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो कारण भी बिल्कुल सही है और रिलेशन भी बन रहा है दोनों में। नीचे भी संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, उसका कारण दे रखा है नीचे, तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो भाई दोनों ही सही है। और फिर से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन का सही है कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करती हुई नजर हमारी आ रही है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत में डैश चुनाव में एकल संक्रमणीय प्रणाली को का प्रयोग किया जाता है। जो एकल संक्रमणीय जो चुनाव व्यवस्था है ना, उसका इस्तेमाल किसके चुनाव में होता है। ठीक है, ये समानुपातिक चुनाव व्यवस्था की का ही एक पार्ट है एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है चुनाव व्यवस्था में, है ना, मतलब चुनाव प्रणाली की। तो ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वां देखो, 1989 तक 1989 तक मतदान की आयु कितनी थी। आपको पता है कि 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा संवैधानिक संशोधन, 61वां, है ना। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो इससे पहले क्या था कि वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, है ना। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ही वोट डाल सकते थे मेरे दोस्त। लेकिन इस समय क्या हुआ, चेंज कर दिया गया, संविधान में संशोधन हुआ 61वां, और उसके बाद से अब क्या है 18, मतलब 1989 तक मतदान की आयु कितनी थी ये पूछा गया है, तो 21 वर्ष थी मेरे दोस्त। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर होगा। और अब कितनी है, तो अब 18 वर्ष है। तो आपसे तो 1989 तक कितनी थी ये पूछा गया है, तो बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान में व्यक्तियों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान है भाई, आप सभी को पता है। सबसे पहला समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जितने अधिकारों के नाम मैंने बताए हैं वही संख्या है। संख्या कितनी है कमेंट में बताओ। मैंने सारे मौलिक अधिकार के नाम बता दिए हैं, संख्या कितनी है कमेंट में बता देना है। भाई भारतीय संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हैं कमेंट में बताओ भाई सारे बच्चे। चलो कुछ तो काम करो यार, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो ना, सब कुछ मैं ही बताता रहूंगा क्या। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति, राज्य यानी कि देश का और सरकार का दोनों का प्रधान होता है। किस व्यवस्था में होता है ऐसा, संसदीय व्यवस्था में? नहीं जी नहीं, राष्ट्र का प्रमुख तो होता है, सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है संसदीय व्यवस्था में। अधिशात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था भाई आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो राज्य का और सरकार का दोनों का अध्यक्ष होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए जी अगले 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है। तो आप सभी को पता है, कितनी बार बता चुका हूं, कितने राज्यों में है भाई, 6 राज्यों में क्या है द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है। नाम भी बता दूं कि कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है ना, महाराष्ट्र है, बिहार है और यूपी है। ठीक है जी, सबको रहेगा याद। चलो अगला देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, राज्यपाल समझते हैं ना कौन होते हैं राज्यपाल मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना। राज्यपाल, राज्यपाल कौन होते हैं,
राज्यपाल होते हैं। जिस तरीके से हमारे पूरे देश में एक होता है राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का शासक होता है, उसी तरीके से राज्य में राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल होते हैं जो कि नाम मात्र के शासक होते हैं। और इनको डायरेक्टली किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। ठीक है, चुनाव के द्वारा नहीं आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये तो हो गया हमारा। चलो अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फटाफट थोड़ा सा देखो। आंसर भी है, प्रॉपर आंसर भी दे रखा है यहाँ पे, आपको प्रॉपर आंसर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बल्कि जितने भी आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, एकदम फ्री में मिलेगा। 1 रुपए भी चार्ज उसके लिए हम नहीं करेंगे आपसे। तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वहां पे जाके सारी पीडीएफ ले लेना और मचा डालना, तबाही मचा डालना भाई पेपर में। ठीक है जी, आओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण से के बारे में बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, ये जो कैदी होते हैं उनके लिए एक तरीके से उनके रक्षा के लिए एक रीट है, एक प्रकार का क्या है, रीट है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। अगर गिरफ्तारी का जो कारण है वो गैर कानूनी और असंतोषजनक अगर लगता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने की अनुमति दे दी जाती है, छोड़ने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, 14वां क्वेश्चन देखो। चुनाव से क्या अभिप्राय है मेरे दोस्त? तो चुनाव एक माध्यम है जिससे कि हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं। कितना आसान परिभाषा था, है ना, कुछ भी मुश्किल था। चुनाव एक माध्यम है जिससे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, बस खत्म। अब प्रतिनिधि लिखने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो नेता लिख देना, है ना, अपने नेता को तो चुनते हैं ना भाई हम, तो वो भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, बस इतना ही इसमें परिभाषा में आपको लिखना था, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या है भाई? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके माध्यम से पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगर आक्रमण की कोई स्थिति है कि भाई भारी आक्रमण होने वाला है, कोई वित्तीय संकट आ चुका है, तो उस समय वो आपातकाल लगा सकता है। धारा 356 56 के का इस्तेमाल करके, है ना, लगा सकता है क्या? आपातकाल। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो सबसे पहले आप समझो गठबंधन के युग का मतलब क्या होता है। गठबंधन का मतलब क्या है कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी, उसको बोलेंगे गठबंधन की सरकार, है ना। अब गठबंधन की सरकार में भाई एक पार्टी को तो पावर मिला नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सबकी मनमानी चलेगी, सबकी मनमानी चलेगी। कोई पार्टी का जो मेन लीडर होगा वो बोलेगा मेरे को रक्षा मंत्रालय दे दो, मेरे को वित्त मंत्रालय दे दो, मेरे को रेल मंत्रालय दे दो। इस तरीके से होड़ मच जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब प्रधानमंत्री जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई तुम हमारी बात मानो, तुम हमारी बात मानो, है ना। मोदी जी है मान लो, और मोदी जी के साथ और दूसरी पार्टियां भी है, मिलकर गठबंधन की सरकार बनी हुई है। लेकिन हमें पता है कि मोदी जी के ज्यादा वोट है ना। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों का दबाव तो रहता ही है। नीतीश कुमार ने बोल दिया, या दो चार और जो है जो हमारे चिराग पासवान जी है, बोल दिया कि भाई चलो हटाओ, हम नहीं है तुम्हारे साथ, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना मोदी जी को, है ना। तो ये होता है। देखो क्या लिखा है, हाँ हम इस कथन से सहमत है कि गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है ना। राजनीतिक सहयोगों से विचार विमर्श बढ़ा है। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमेशा जो गठबंधन बनाया है जिस पार्टी ने उनके साथ, तो उनका दबाव रहेगा कि भाई हमारे पार्टी से इतने मंत्री होने चाहिए, इसको ये विभाग मिलने चाहिए। तो अपने मर्जी से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को नहीं चुन सकता भाई। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता। नीतियों और कार्यक्रम के निर्माण में कहीं ना कहीं अपनी विपक्षी पार्टी, जो मतलब विपक्षी पार्टी कह रहा हूं, जिन पार्टियों ने सहयोग दिया है, उनके जो मेन लीडर होंगे उनकी बातों को तो मानना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, खत्म, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या है? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है?
स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि भय मुक्त हो, न्यायाधीश भय मुक्त हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो कि अपने फैसले सुना सके, ऐसी न्यायपालिका हमें क्यों चाहिए? तो हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, जिस सरकारों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, किसी समूह के बीच में कोई विवाद हो गया, उसको सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होती है ना। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र संस्था द्वारा सुलझाना चाहिए। ठीक है जी, वही बात बोल रहा है जो मैं बोला हूं आप लोगों को कि इन समस्याओं को सुलझाना है तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होगा वही अच्छे से सुलझा पाएगा। बिकी हुई न्यायपालिका, अगर कोई न्यायाधीश बिक गया या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है तो वो तो भाई फिर सही से काम नहीं कर सकता, समझिए। चलो आगे कुछ और दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। लिखित संविधान तथा अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लिखित संविधान शब्द से ही समझ में आ जाता है, मतलब बता दो और एक एग्जांपल दे दो। लिखित संविधान में सारे नियम कानून एक दस्तावेज के तौर पे, एक किताब के तौर पे लिखे होते हैं, सारे रिटर्न में होते हैं। ठीक है, अलिखित में रिटर्न में नहीं होगा, बस कानून की एक श्रृंखला होगी, है ना जी, और उसी के माध्यम से देश को चलाया जा रहा होगा। ठीक है जी, तो लिखित संविधान में क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है। जैसे कि इंडिया की बात कर लो, भारत में क्या है, भारत, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में लिखित संविधान है। अलिखित संविधान में क्या होता है, जिसे लिखा ना गया हो, है ना, विचार, नियम, रीति रिवाज अथवा लोक प्रथाओं एवं परंपराओं के समूह की श्रृंखला होती है। ठीक है जी, जिसमें कुछ भी आसानी से बदला जा सकता है, इसमें बदलाव करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि इंग्लैंड का संविधान है जो कि अलिखित संविधान है, लिखित तौर पे रिटर्न में यहाँ का संविधान मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका लिखित और अलिखित संविधान में अंतर हो गया। देखो मेरे दोस्त, अगर कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आप तो स्क्रीन से चिपक जाते हो। देखो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर टेलीग्राम पे आप जा सकते हो तो फ्री में पीडीएफ ले लेना मेरे से इसका। ठीक है जी, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हो गया हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? भाई कितनी बार करा चुका हूं, जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आया था उसमें भी तो था। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया है वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना जी। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? तो कार्यपालिका यानी कि सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति है, सब आ जाते हैं, कार्यपालिका के ही पार्ट कहीं ना कहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालिका पर, सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है संसद? तो आपको पता है कि संसद में हमारे सत्तारूढ़ दल जो है बीजेपी पार्टी भी है ना, जो कि सत्ता चला रही है, और साथ ही साथ संसद के जो सांसद है आपको पता है विपक्षी पार्टियां भी है। तो अगर सरकार कोई मनमानी करने जाएगी तो विपक्षी पार्टियां क्या कर सकती है, उसके उन मनमाने तरीकों पे रोक लगा सकती है। और ऐसे संसद में बहुत सारे मौके आते हैं। संसद में क्या होता है, विचार विमर्श होता है, बहस होता है, वाद विवाद होता है ना। इन वाद विवाद और चर्चाओं के माध्यम से कार्यपालिका को संसद क्या करती है, नियंत्रण में रखती है, मनमानी करने से रोकती है। संसद कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति करके भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। भाई कई कानून को बनाने के लिए संसद में सरकार को चाहिए बहुमत, यानी कि कुछ विपक्षी पार्टियों के भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां मना कर देंगे चौड़ में बिल्कुल कि भाई हम नहीं दे रहे तेरे को सपोर्ट। तो कानून की मंजूरी और नामंजूरी देकर भी कार्यपालिका को संसद क्या करती है जी, कंट्रोल में रखती है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, संसद वित्तीय नियंत्रण द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब भैया पैसा चाहिए ना कार्यपालिका को, सरकार को पैसा चाहिए ना सरकार चलाने के लिए। पैसा कौन देगा, संसद देगा। संसद से ही पारित होगा कि भाई इस विभाग के लिए इतने पैसे, इस विभाग के लिए इतने पैसे, इस मंत्रालय के लिए इतने पैसे, है ना। तो पूरे वित्तीय नियंत्रण किसके पास है, संसद के पास है। इसके अलावा संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। ठीक है जी, अल्पमत में आ सकती है, सरकार गिर सकती है, गिराई जा सकती है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है संसद। तो ये 4 पॉइंट है। लिखने का तरीका क्या रहेगा, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आप पूरा पॉइंट आंसर लिखो। अगर 4 नंबर का है तो ऐसे जैसे पॉइंट हमने लिख रखे इसी तरीके से लिखो, थोड़ा सा लेंथी बना के लिखो। यहाँ पे तो हमने ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा सा अपने शब्द भी ऐड करो और पॉइंट्स लिखो। हेडिंग नहीं बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग नहीं बन रही कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट भी लिख सकते हो,
है ना, छोटे छोटे पॉइंट लिखो, लेकिन कोशिश करो कि 4 नंबर का है तो 4 ही पॉइंट मत लिखो, कम से कम 5 पॉइंट लिखो या फिर 6 पॉइंट तक जाओ। ठीक है जी, ठीक है। एक पेज का आंसर कम से कम बनना चाहिए। एक पेज का आंसर बनने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो एक पेज, ठीक है, काम की बातें लिखो, जो मांग रहा है ना क्वेश्चन वही आंसर दो, फालतू के अक्रम बक्रम सकरम मत लिखो, नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएंगे नंबर। ठीक है, तो 5-6 पॉइंट कम से कम आप डालो। यहां पे तो भाई मैं 4-4 पॉइंट ही दिखा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी आपको अगर अपने तरफ से आंसर आता है तो अपने पॉइंट्स में डालिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, सक्रिय न्यायपालिका के क्या नुकसान है। देखो, सक्रिय न्यायपालिका या न्यायिक सक्रियता हम बोलते हैं, एक शब्द और यूज किया जाता है इसके लिए, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि समस्या से पीड़ित जो व्यक्ति है वो खुद न्यायालय में ना जाके कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय में चला जाता है उसके समस्याओं को लेके, है ना, जिसको हम जनहित याचिका भी कह देते हैं ना मेरे दोस्त। जनहित याचिका भी न्यायिक सक्रियता का ही एक एग्जाम्पल है। तो इससे नुकसान हो रहा है भाई, न्यायपालिका को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, काम का बोझ बढ़ गया है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान किसको करना चाहिए, कार्यपालिका को करना चाहिए, या फिर विधायिका की समस्या है, खास करके कार्यपालिका को करना चाहिए। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों की जांच कार्यपालिका को करवानी चाहिए, इन सारी समस्याओं का समाधान कार्यपालिका को करनी चाहिए। लेकिन इसको लेके लोग न्यायालय में चले जाते हैं। अब इससे क्या हो गया, न्यायालय के ऊपर जो और जरूरी काम है वो नहीं कर रही है ना, इन फालतू के कामों में कहीं ना कहीं लगी हुई है। अब इसी की वजह से केस पेंडिंग रहते हैं, है ना, नए नए डेट दिए जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, तो सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्ति और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे, यही सारे पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है हुबहू आपको ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, पढ़ लेना एक बार इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषता बताइए। मौलिक अधिकार की क्या विशेषता होती है। देखो, मौलिक अधिकार आपको पता है कि हमारे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 से लेके 32 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए मेरे दोस्त बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देखो, कुछ विशेषताएं दे रखी है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि संविधान में इसको दर्ज कर दिया गया है कि हर एक नागरिक के ये मौलिक अधिकार होंगे। इसके अलावा इन्हें लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि भाई अगर संविधान मतलब अगर कोई उल्लंघन करता है तो पूरी गारंटी है कि हम अपने मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। इसकी गारंटी एक एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है ना जी। इसकी गारंटी किसने दिया है, हमें संविधान ने दिया है मौलिक अधिकार की गारंटी। चलो आगे भी पॉइंट दे रखे हैं इसके कुछ कि उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय में जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाओ, है ना, न्यायपालिका देखो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, बचाओ आप, तो वो सुनवाई करेगी भाई, है ना। चलो आगे देखो, इनमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। संशोधन के माध्यम से ही क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो सकता है। सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून को सरकार किसी भी हालत में नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर 22वां क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देश में प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हो जाता है, ऐसा किन कारणों से होता है। ठीक है जी, मतलब कि जहां पे संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है मेरे दोस्त, वहां पे ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही तो आपको बताना है। तो संसदीय व्यवस्था में आप सभी को पता है, जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय, है ना, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ये नाम मात्र का शासक होता है भाई, नाम मात्र का शासक होता है। वास्तव में आपको पता है कि पूरे पावर का इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना। सारे पावर जो भी राष्ट्रपति के पावर है उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, देखो वो क्या क्या काम करता है प्रधानमंत्री, क्यों पावरफुल है, क्योंकि मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। जो मंत्रिपरिषद है उस पर पूरा नियंत्रण है।
अधिकारी वर्ग जो भी अधिकारी होते हैं केंद्रीय स्तर के, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, उन सब पे किसका कंट्रोल होता है पूरी तरीके से? प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा का नेतृत्व करता है भैया, लोकसभा में सबसे फ्रंट का लीडर जो होता है, सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा का नेतृत्व करता है, बाकी सारे मंत्रीगण उसके पीछे पीछे घूमते हैं। मीडिया तक पहुंच होता है भाई, कुछ भी अगर हो गया देश में, कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, युद्ध हो गया या और दूसरी चीज हो गई, तो सबसे पहले मीडिया वाले माइक लेके किसके पास जाते हैं? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाते हैं, है ना। मीडिया तक पहुंचे, कुछ भी होगा तो मीडिया वाले को बुला सकता है प्रधानमंत्री 2 मिनट में, है ना। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है ना। जब चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके नाम पे बीजेपी इलेक्शन लड़ता है, तो उसके व्यक्तित्व का उभार होता है उस समय। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, जो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसमें अंतरराष्ट्रीय जो हमारे मतलब राष्ट्रीय जो नेता है, यानी कि सबसे शीर्ष का जो नेता है, उसके छवि के तौर पे हम देखते हैं, मतलब सबसे प्रमुख नेता के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्र का क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे मोदी जी, अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो, है ना जी। उसके बाद क्या है, विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, जब वही बात है, अरे सेम ही बात है भाई, सेम ही बात है, विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है, तो ये लगभग सिमिलर पॉइंट ही आपकी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन, गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है, क्या आप इस कथन से सहमत है? यार मेरे को लगता है कि ये पॉइंट तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। ऊपर ही हमने बताया ना कि भाई गठबंधन की सरकार की वजह से क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति पे सीमित किया गया है, क्योंकि खुले तौर पे ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर हमने बात कर लिया वैसे इस क्वेश्चन के बारे में भाई, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो अब ये हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए ऊपर। अब हमारे जो गद्यांश, कार्टून और आपका जो मैप आधारित जो क्वेश्चन है ये रहेंगे। 4 नंबर का मैप होगा हमारा, 4 नंबर का हमारा कार्टून होगा, 4 नंबर का पैराग्राफ होगा, यानी कि टोटल 12 नंबर का ये आपका सेक्शन रहेगा। चलो जी शुरू करते हैं फिर। आओ देखो ये गद्यांश दे रखा है भाई, गद्यांश को आप लोग खुद पढ़ लेना भाई, गद्यांश को खुद पढ़े, मैं सीधा आपको आंसर बताता चलूंगा, ठीक है। सीधा मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो आप सभी को पता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जो है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, वर्ग के हैं, सभी को क्या मिलेगा, वोट डालने का हक मिलेगा, है ना जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार ही क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है। खत्म, ठीक है जी, खत्म। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार, वैधानिक आई थिंक जो संविधान के द्वारा मिलते हैं, है ना जी, वही होगा मेरे ख्याल से। वैधानिक का मतलब वैधानिक संविधान के द्वारा, बिल्कुल। कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार भी कहीं ना कहीं जिसका संरक्षण संविधान के माध्यम से किया जाता है। मौलिक अधिकार तो है नहीं भाई, मौलिक अधिकार आपको पता है कि टोटल है हमारे 6 मौलिक अधिकार, तो उसमें हमारा वोट डालने का अधिकार तो नहीं आता है ना। सांस्कृतिक अधिकार, तो हमारे संस्कृति के रक्षा से जो अधिकार होते हैं उसको हम सांस्कृतिक अधिकार बोलते हैं। तो वोट डालने का अधिकार, वैसे आपको पता है कि वोट डालने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना भाई, सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं लगाओ, इसको रहने दो, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब कर दी गई? यार अभी ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, कब की गई भाई, कब की गई, ये रहा आपका आंसर, ठीक है जी, ऊपर ही मैंने बता दिया था। उसके बाद है, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? भारत में आम चुनाव यानी कि यहाँ पे हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा, ठीक है जी। लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है। सबका सही होगा ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मानचित्र देख लो भाई, मानचित्र देख लो, 4 नंबर का मानचित्र आएगा और यही मानचित्र आएगा आपके पेपर में, यही मैप आएगा, वो ऐसा ही मैप देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही मैप बंद है आपके सिलेबस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ना ऐसा
आप ये गलती मत करना, एक गलती जो बच्चे करेंगे, आप कभी भी इस मैप को ना अपने उत्तर पुस्तिका के साथ मत लगाना। आपको ऐसा बॉक्स बनाना होगा, अपने आंसर शीट पे आपको ऐसा बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में क्रम संख्या लिखना है, ABCD दे रखा है, राज्य के नाम आपको भर देना है। तो ए में देख लो भाई, यहाँ पे ना आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य दे रखे हैं, इनकी पहचान करके उत्तर पुस्तिका में आपको तालिका में भर देना है बस। ठीक है, ऐसा तालिका आपको अपने आंसर शीट पे बनाने का है। तो ए में देखो, ए में कौन सा राज्य दे रखा है हमारा, ए में जो राज्य दे रखा है वो है आपका उत्तर प्रदेश, है ना जी, यूपी है आपका पहले में। ठीक है, उसके बाद बी में कौन सा राज्य दे रखा है, देखो कर्नाटका है, कर्नाटका है हमारा। उसके बाद आप देखो सी में कौन सा राज्य दे रखा है, तो कर्नाटका के ऊपर कौन सा है हमारा, ये कर्नाटका के ऊपर है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, मैप की वीडियो अगर आप देख के आए हो तो सारे जितने भी हमारे भारत में जितने भी राज्य दे रखे हैं सभी राज्यों का लोकेशन भी मैंने आपको याद करवा दिया है। मैप की वीडियो को भी देख लेना भाई एक बार, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 4 लोकेशन ही आए, 2 लोकेशन आपको द्विसदनात्मक वाला दे दे और 2 लोकेशन आपको एक सदनात्मक विधायिका वाले राज्य दे दे। तो 6 सदन मतलब 6 राज्य तो है, आपको पता है कि जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। 6 राज्य के नाम आप सभी को मालूम भी होगा, लेकिन और लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा राज्य है। ठीक है, ये वाला कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है, आपको पता होना चाहिए। तो मैप की वीडियो को देख लेना, वहां से समझ जाओगे। ठीक है, आखिर में आपका रह गया डी। डी दे रखा है, ये आपका तेलंगाना है भाई। डी में आप क्या भरोगे, तेलंगाना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये मैप का पोर्शन भी जो है वो खत्म होता है। चलो आगे आ जाओ। ये कार्टून वाले क्वेश्चन भाई, कार्टून वाले क्वेश्चन को आप लोग देखे, देखो यहां पे आपको ये एक हमारे भारत के बहुत ही फेमस लीडर आपको दिख रहे हैं, है ना जी, भारत के बहुत ही फेमस लीडर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये लीडर कौन है हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, और ये अब्दुल कलाम आजाद, इनके पीछे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये अब्दुल कलाम आजाद है, ये लोकसभा है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पावर को दिखाया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल होता है और सारे मंत्रीगण उसके पीछे होते हैं। उसी चीज को इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है। कार्टून की वीडियो जब मैंने आपको प्रोवाइड कराया था तो सेम हूबहू कार्टून है, उसमें सारे कार्टून ऐड कर रखे हैं, जाके देख लेना कार्टून की वीडियो भी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन है कि चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो सबसे आगे है, और आगे होने के पीछे का कारण है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, और सारे पावर उनके पास है, सारे मंत्री लोग उसके पीछे चल रहे हैं। किन्हीं 2 नेताओं को पहचाने भाई, कोई 2 नेताओं की पहचान कर दो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम मत लिख देना, अब्दुल कलाम आजाद अलग है, ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है जी, अब्दुल कलाम आजाद, तो ये आप नाम लिख दो, खत्म। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के 2 कारण लिखिए, है ना। तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली क्यों होता है, वो बहुमत वाले दल का नेता होता है, इसलिए ज्यादा पावरफुल होता है। वास्तविक शक्ति जो है उसका प्रयोग यही करता है, जो राष्ट्रपति की जो वास्तविक शक्ति है वही प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद पर पूरा नियंत्रण होता है, मीडिया तक पहुंच होती है, बहुत सारे पॉइंट ऊपर मैंने बताया था ना, सारे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अब आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है 180 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स में आपको आंसर करने होते हैं। क्या फॉर्मेट होता है भाई, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम आंसर लिखे कि पूरा नंबर एग्जामिनर हमें दे दे। तो भाई देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमें लेंथी बना के लिखना होता है, शॉर्ट आंसर लिखोगे नंबर कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप एक भूमिका जरूर लिखना। सबसे पहले आप डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ये डायरेक्ट आंसर हमने यहां पे लिख रखा है, इस तरीके से आपको नहीं करना। ठीक है, ये तो सीधा भाई समझाने के लिए मैंने आंसर ले रखे हैं। प्रेजेंटेशन पेपर में जो होगा वो अलग तरीके से होगा। ये आंसर तो मेन है, इसको लिखने के ही नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करोगे तब और बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो उसमें क्या सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, एक भूमिका। अब भूमिका का मतलब समझाओ भैया, हाँ भी भूमिका का मतलब है इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना। इसमें क्या करेंगे जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे कि आखिर हम क्वेश्चन में क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कथन को सिद्ध कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम संविधान से शुरू करेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान सभा क्या होता है ना, किस तरीके से संविधान सभा की रचना हुई। कम से कम 5-6 लाइन में आप इन चीजों को बता सकते हो। उसके बाद मेन आंसर लिखना शुरू करोगे। मेन आंसर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष लिखोगे। क्या लिखोगे, निष्कर्ष।
निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, कि भैया इन क्वेश्चन इस आंसर को लिखने के बाद आपने क्या सीखा। तो निष्कर्ष में हमेशा एक लाइन लिखना कि इन सभी पॉइंट्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ, इन सभी पॉइंट्स के आधार पे ऐसे ये लाइन जरूर लिखना भाई निष्कर्ष में, ठीक है। तो निष्कर्ष बनाना अपने हिसाब से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। निष्कर्ष कोई रटा रटाया नहीं होता, ये प्रस्तावना भूमिका भी रटा रटाया नहीं होता, ये बनाना होता है आपको। और जब आप बनाना सीख जाते हो, आप अपने नंबर को कहीं ना कहीं 5-10 नंबर ऐसे बढ़ा लेते हो, ठीक है। जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 24, तो 24 में से मैं ये कह देता हूँ कि 5 नंबर 6 नंबर तो आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जरूर करना। चलो आगे आ जाते हैं, फटाफट अब जरा आंसर पढ़ देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कथन को सिद्ध कीजिए। जो हमारा पहला संविधान सभा बना था संविधान के निर्माण के लिए, है ना, आपको पता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो बच्चे बोलते हैं डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने। भाई देखो, व्यक्ति बहुत सारे थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया, भूमिका बहुत सारे लोगों की थी। हाँ, जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने बहुत मेहनत किया, उसका भाई सम्मान हम सभी करते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने संविधान को नहीं बनाया, बल्कि पूरा संविधान सभा का जो पूरा ग्रुप था उसने बनाया। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं था उस समय, ऐसा क्यों था उसके बारे में कुछ पॉइंट दे रखे। देखो क्या लिख रखा है, अत्यधिक दबाव। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर सरकार, जनता तथा आजादी की चिंताओं को लेकर अत्यधिक दबाव था। उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, तो सरकार के ऊपर बहुत दबाव था, ब्रिटिश सरकार का दबाव था सरकार के ऊपर, है ना, हमारे जो लीडर्स थे उनके ऊपर। प्रभुसत्ता की कमी थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे आम जनता ने नहीं किया था, आम नागरिकों ने सीधे नहीं किया था, बल्कि 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, है ना, इस प्रांतीय चुनाव के अकॉर्डिंग ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो प्रभुसत्ता की कमी थी, यानी कि यहाँ पे जो लोग थे, आम नागरिक थे, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि डायरेक्ट आम नागरिकों द्वारा संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, इसलिए भी उचित प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं दिखता है। कांग्रेस का वर्चस्व था भाई, है ना, क्योंकि 82% जो सीटें थी, मतलब 82% जो सदस्य थे, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से थे। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, जो प्रांत थे, अलग अलग जो राज्य थे उस समय, राज्य यानी प्रांत कह सकते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में उचित नहीं था, सही नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे और आपका आंसर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी के साथ कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, सविस्तार लिखिए, है ना। तो समानुपातिक जो चुनाव की प्रणाली है उसके बारे में आपको समझाना है। तो आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होंगी, है ना। सभी पार्टियों को क्या मिलेगा, वोट मिलेगा, और वोट के अनुपात में क्या होता है, अनुपात यानी कि रेशियो, जो उनको जितने परसेंट वोट मिलेगा उस पार्टी को उतनी परसेंट सीटें मिल जाएगी। मान लो कि एक पार्टी है कांग्रेस, उसको 50% वोट मिली है, बीजेपी को मान लो 40% वोट मिली है ना, 10% मान लो आम आदमी पार्टी को मिल गई है। तो इस तरीके से इनके परसेंट के अकॉर्डिंग ही उनको सीटें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो काम करती है। देखो पॉइंट्स को वहां पे मैंने आसानी से आपको समझा दिया है, यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है। मतलब कि हर एक पार्टी ना अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर देगी कि हमारे पार्टी में ये व्यक्ति होगा, है ना, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया गया है। मतलब कि मान लो कि अपने जो प्रत्याशियों का जो उसने लिस्ट जारी किया है, तो मान लो उसको अगर 10% जो वोट मिली है, तो 10% जो अपने जो लीडर्स होंगे उसको वो पार्टी क्या करेगी, सेलेक्ट कर लेगी, है ना। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, अथवा पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है ना। एक जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, पूरा देश को या किसी भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा, उसको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा, चुनाव क्षेत्र माना जाएगा। और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि एक चुनाव क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता पार्टियों को वोट देता है। यहाँ पे क्या होता है कि मतदाता जो है वो किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे रहा है,
उसको पता नहीं है कि किस पार्टी से कौन व्यक्ति खड़ा है, कुछ नहीं मालूम उसको, वो सीधा पार्टी को वोट देता है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमें तो पता होता है भाई, हमारे देश में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें हमें पता है कि इस एरिया से, इस विधानसभा से, इस संसदीय क्षेत्र से कौन व्यक्ति खड़ा है ना, सब पता होता है हमारे को। लेकिन यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि सभी पार्टियों को उनके वोट के अनुपात में सीटें दी जाती है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है ना जी। विजय उम्मीदवार को क्या होता है, वोटों का बहुमत हासिल होता है। जैसे कि इजराइल की बात कर लो, नीदरलैंड की बात कर लो, तो ये एग्जाम्पल दे देना, इन देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को अपनाई गई है। खत्म। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्रोत लिखिए। प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्रोत क्या है? सारे पॉइंट ऊपर हूबहू मैं आपको समझा चुका हूं मेरे ख्याल से, बिल्कुल सारे पॉइंट हम ऊपर बात कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया पर उसकी पहुंच होती है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे देश का नेतृत्व करता है ना। ये सारे पॉइंट हम समझ चुके हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो और बस पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है भाई, बार बार आ रहा है, यानी कि आपके पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो यहां से स्क्रीनशॉट शुरू करो। 6 नंबर वाले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो आप सभी और आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में दे रखा है इसी में कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता बताइए। भारत में कौन सी चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है? सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली। यानी कि होता क्या है कि कोई एक चुनाव क्षेत्र होगा, ठीक है, चुनाव क्षेत्र में जिस भी पार्टी को, मान लो कि कांग्रेस है एक तरफ, है ना, कांग्रेस को मान लो 51 वोटें मिली है और बीजेपी पार्टी को 50 वोटें मिली है ना। तो यहां पे जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिल जाती है वो पार्टी जीत जाता है। मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया। और अगर पार्टी है मतलब 10 पार्टी हो, 15 पार्टी हो, जिस भी पार्टी को एक वोट भी ज्यादा मिल गया वो जीता हुआ माना जाता है। इसको हम सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली बोलते हैं। तो इसी की विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है। चलो जी फटाफट विशेषता को रीड कर देता हूं। क्या लिखा है कि यह व्यवस्था बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ सकते हैं कि भाई किस चुनाव क्षेत्र से कौन जीता, कौन सा प्रत्याशी जीता, है ना। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। हमें पता है कि भैया इस संसदीय क्षेत्र से ये था, ये लीडर है, ये पवन शर्मा है भाई, ये नरेंद्र मोदी हमारे चुनाव क्षेत्र से था भाई, देखो हमारे लिए काम नहीं करता है, इतने झूठे झूठे वादे कर दिए, इतना कुछ बोल दिया, कुछ नहीं किया, बिजली फ्री कर दूंगा। वैसे ये तो केजरीवाल जी ने वैसे किया भाई। केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के सीएम अभी खैर है नहीं, लेकिन उन्होंने वादे किए थे, तो बिजली भी फ्री कर दिया, पानी भी फ्री कर दिया था, महिलाओं का बस में आना जाना भी फ्री हो गया। तो जो बोला था कर दिया भाई, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने भी बोला था कि धारा 370 हटवा देंगे, हटवा दिया। बहुत कुछ उन्होंने भी सुधार किया है ना जी। तो सब सही है भाई अपनी जगह, जो भी है सब सही है भाई। चलो आगे देखो, आगे क्या है, मतदाता। इसमें क्या होता है, भारत में जो चुनाव व्यवस्था है सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, उसमें क्या होता है कि मतदाता एक प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। मतदाता और प्रतिनिधि मतलब कि जो मैं हूं एक मतदाता और जो नेता है उससे क्या होगा, प्रत्यक्ष संपर्क होगा। नेता लोग आएंगे मेरे पास चुनाव के समय में, हाथ जोड़ेंगे, है ना, रोशन जी वोट हमें ही देना। अगर मैं शरीफ हूं, मैं सही हूं, तो आराम से बोल के चले जाएंगे। कोई नशेड़ी होगा तो पीछे से एक पगुआ निकाल के दे देंगे, है ना, लो जी वोट हमें ही देना। तो इस तरीके से होता है यह प्रणाली। क्षेत्रीय प्रतिनिधि असुविधा के लिए खेद है बच्चों, देखो अभी वीडियो हमारा बंद हो गया था, तो यहां से मैं इस क्लिप को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमने मतलब यहाँ पे जो भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसकी हमने प्रमुख विशेषताओं की हमने बात कर ली, है ना। इसमें कम खर्चा आता है और ये प्रणाली जो है राष्ट्रीय एकता को भी महत्व मतलब बल देता है। ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन था ये बहुत, ठीक है, समझा दिया मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के कौन से 3 विशेष अधिकार है? देखो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है ना। अगर मंत्रिपरिषद है, जैसे जो कोई कानून बनाना चाहते हैं या कोई प्रस्ताव पास करना चाहते हैं संसद में, तो वो पता है आपको कि राष्ट्रपति से होके गुजरेगा। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, है ना, तो कोई काम नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस सलाह को मानने से मना कर सकता है, उसको लौटा सकता है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है कि भाई मंत्रिपरिषद
मंत्री जी आप जाइए और पुनर्विचार करके आइए, है ना जी। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां है तो फैसला देश के हित में नहीं है, तब उस समय क्या करता है, मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहता है कि बेटे जाओ और पहले सही से नहा धो के आओ, है ना, स्नो पाउडर लगा के आओ, परफ्यूम छिड़क के आओ, फिर बात करना मेरे से, ठीक है। तो इस तरीके से पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव को वापस लौटा भी सकता है, ठीक है जी। आगे देखो, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। वीटो का पावर यानी कि मना करने की शक्ति, कि भाई किसी प्रस्ताव को नामंजूर तो कर सकता है, मना भी कर सकता है कि भाई नहीं, इस प्रस्ताव को मैं नहीं मानता, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ दो। धन विधेयक के संदर्भ में भाई वीटो का पावर यूज नहीं कर सकता, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के किसी भी विधेयक को मंजूरी देने से में देरी कर सकता है, साथ ही साथ उसको नामंजूर भी कर सकता है। ये भी पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। आगे देखो क्या है, तीसरा क्या दे रखा है कि सरकार तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये बात हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत वाले दल का जो नेता होता है उसी को हम प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करते हैं, है ना। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को क्या हुआ, लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, किसी लीडर की पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके यह निर्णय लेने का पावर है कि बहुमत का समर्थन किसको प्राप्त है, कौन सरकार बनाने की क्षमता रखता है और किसको सरकार चलाना चाहिए। तो ये निर्णय भी राष्ट्रपति लेता है, ठीक है जी। तो ये विशेषाधिकार थे राष्ट्रपति के, ये पेपर में आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार से स्वतंत्र बनाया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाया गया है, कि किस तरीके से न्यायपालिका के काम के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है ना। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो, किस तरीके से बनाया गया है न्यायपालिका को बहुत ज्यादा स्वतंत्र। तो क्या होता है कि न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित कर दी गई है कि एक निश्चित आयु जो है लगभग 62 साल, है ना, 63 साल जो आयु है उस आयु तक ही वो काम करेंगे, उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। उनको अच्छा वेतन मिल रहा है ना, सही सैलरी मिल रही है, तो इस वजह से भी उनको कोई भी आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने जो एक बार निर्णय दे दिया उसको चुनौती कहीं नहीं दिया जा सकता। दिए गए निर्णय के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान है, ठीक है जी, जीवन सुरक्षा प्रदान होता है न्यायाधीशों को। जीवन सुरक्षा का मतलब आप समझ जाओ कि उनके जीवन की रक्षा की गारंटी मिलती है, ठीक है जी। राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा ना पहुंचाना, या राजसत्ता यानी कि जो सरकार है, सरकार क्या करते हैं, अगर बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है, ठीक है जी। और आखिर पॉइंट क्या दे रखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका मतलब न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति में विधानपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इससे मुक्त है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। अब मैं थक चुका हूं, है ना। तीसरे क्वेश्चन आते आते तक थोड़ा सा एनर्जी भाई डाउन हो ही जाता है। लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, नॉन स्टॉप बोलना, चीजों को समझाना, एनर्जी को मेंटेन करके रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी चीजें मैंने समझाई है समझ में आ गया होगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।